नमस्कार, आप देख रहे हैं हिम स्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिम स्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। अनाथ बच्चों के लिए 101 करोड़ से मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष बनेगा, विधायक देंगे 1-1 लाख। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों को नववर्ष की बधाई देते हुए कहा कि सरकार को बने हुए 21 दिन हो गए हैं। सरकार ने सजगता दिखाई है। सीएम पद की शपथ लेने के बाद वह सचिवालय नहीं बल्कि बालिका आश्रम गए। वह आश्रम अच्छे से चल रहा था। बच्चों ने इससे सीखा जिनका कोई नहीं है, वह किस प्रकार से जीवन जी रहे हैं। इस दृष्टिकोण से विभाग के अधिकारियों से चर्चा की गई। उसके लिए एक योजना लाई जाए। मुख्य सचिव प्रभु सक्सेना की नियुक्ति हुई है। सबका यह मत था कि ऐसी योजना लाई जाए जो सभी तरह के बंधनों से दूर हो। हिमाचल में करीब 6000 बच्चे अनाथ आश्रमों में पल बढ़ रहे हैं। 12वीं तक तो प्रदेश सरकार उनको आश्रय देती है। बच्चा आगे पढ़ना चाहता है तो उसके मन में किसी भी तरह की कुंठा नहीं होनी चाहिए। जो भी बच्चा पढ़ाई या संबंधित कोई भी कोर्स करना चाहता है तो उसे वंचित नहीं किया जाएगा। जेब खर्च को भी पैसे देंगे। घूमने भी जाना है तो उसका खर्च वहन करेंगे। सीएम ने कहा कि हमने कोष स्थापित करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष स्थापित होगा। 101 करोड़ के बजट का तुरंत प्रावधान किया जाएगा। कांग्रेस विधायक की पहली तनख्वाह से 1 लाख रुपए इस कोष में दान करेंगे। भाजपा विधायकों से भी इसके लिए अनुरोध किया जाएगा। एकल नारियों पर भी इसे खर्च किया जाएगा। ये बच्चे किसी की दया भावना पर नहीं टिकेंगे। इस वर्ग को कभी ठीक से नहीं देखा गया। सामाजिक कल्याण विभाग इसकी नोडल एजेंसी है। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज आदि में भी इसे खर्च किया जाएगा। फेस्टिवल ग्रांट 500 रुपए दी जा चुकी है। जनरल महाधिवक्ता कार्यालय में 13 नियुक्तियां। आईएन मेहता यशवर्धन बने सीनियर एडिशनल एडवोकेट। राज्य की कांग्रेस सरकार में अनूप रतन को एडवोकेट जनरल नियुक्त करने के बाद अब उनकी टीम का गठन भी हो गया है। गृह विभाग की तरफ से 13 वकीलों का पैनल अधिसूचित कर दिया गया है। इनमें चौपाल के रहने वाले आईएन मेहता और सिरमौर के यशवर्धन चौहान सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल होंगे। आईएन मेहता कांग्रेस पार्टी के लीगल विभाग के कन्वीनर भी रहे हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग से सारे लीगल मसले और शिकायतें ही उठाते रहे हैं। वह चौपाल के रहने वाले हैं। यशवर्धन चौहान शिलाई से कांग्रेस विधायक हर्षवर्धन चौहान के भाई हैं और लंबे समय से हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके अलावा एडिशनल एडवोकेट जनरल के तौर पर विशाल परमार, मनोज चौहान, राजन कहोल, राकेश धौल्टा, बलदेव नेगी, वरुण चंदेल, वीरेंद्र रावत, भगवती चंद्र वर्मा, प्रणय प्रताप सिंह, पुष्पेंद्र जसवाल और यशपाल धोटा को नियुक्त किया गया है। एडवोकेट जनरल कार्यालय ने 23 दिसंबर को कुल 34 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। इसमें से एक आवेदन सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल एडवोकेट जनरल के लिए था। बाकी हिमाचल हाईकोर्ट में 20 एडिशनल एडवोकेट जनरल और 13 डिप्टी एडवोकेट जनरल के लिए आवेदन मांगे गए थे। इसका मतलब यह हुआ कि एडवोकेट जनरल कार्यालय में टीम अभी और बढ़ेगी। गूगल पे से पैसों का लेन देन। विजिलेंस ने बैंकों से मांगी आरोपियों के खातों की डिटेल। जेओए आईटी पेपर लीक मामले में विजिलेंस की जांच में कई अहम खुलासे हुए हैं। विजिलेंस की जांच में पता चला है कि आरोपी एजेंट और उसके भाई के खाते से कई ट्रांजैक्शन किए गए हैं। एसआईटी जांच में पता चला है कि आरोपी एजेंट और उसके भाई के खाते से 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक लेन देन किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों के खाते से लाखों रुपए का लेन देन हुआ है। विजिलेंस ने शुक्रवार देर रात तक कार्रवाई करते हुए हमीरपुर में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया। विजिलेंस ने आरोपियों के ठिकानों से 3 और पेपर बरामद किए हैं। हमीरपुर में विजिलेंस ने छापेमारी करके करीब 11:30 बजे आरोपी महिला कर्मचारी के बेटे नितिन आजाद और एजेंट संजीव के भाई शशि पाल को गिरफ्तार किया है। विजिलेंस ने आरोपियों से कई अहम दस्तावेज और साक्ष्य जुटाए हैं। विजिलेंस की टीम ने शुक्रवार को देर रात तक हमीरपुर में 3 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की। विजिलेंस की छापेमारी के दौरान एजेंट के घर पर कुछ परीक्षाओं के पेपर मिले हैं। विजिलेंस की टीम ने जांच के लिए पेपर कब्जे में ले लिए हैं। विजिलेंस की जांच में पता चला है कि पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किए गए एजेंट संजीव और उसके भाई शशि पाल के बीच लाखों का लेन देन हुआ है। एडीजी विजिलेंस सतवंत अटवाल का कहना है कि विजिलेंस ने पेपर लीक मामले में आरोपी महिला उमा आजाद के दूसरे बेटे और एजेंट संजीव के भाई शशि पाल को गिरफ्तार किया है। एडीजी ने बताया कि जांच में पता चला है कि आरोपियों के खाते से लाखों रुपए का लेन देन किया गया है। विजिलेंस ने मामले की जांच आगे बढ़ाने के लिए और ट्रांसफर की गई कुल राशि का पता लगाने के लिए बैंकों से आरोपियों के खाते की डिटेल मांगी है। उन्होंने बताया कि आरोपी गूगल पे के जरिए राशि ट्रांसफर करते थे। हाईकोर्ट ने सहायक कमांडेंट की अनिवार्य सेवानिवृत्ति रद्द की।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सहायक कमांडेंट के अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेशों को रद्द कर दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ता के सभी सेवा लाभ के साथ नौकरी बहाल करने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश सत्येन वैद्य ने अनिल दत्त की याचिका को स्वीकार करते हुए निर्णय सुनाया। याचिकाकर्ता अनिल दत्त पुलिस विभाग में सहायक कमांडेंट के पद पर तैनात था। वर्ष 2016 में जब वह ऊना के बनगढ़ में सेवाएं दे रहा था तो महिला पुलिस कर्मचारी ने उसके खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। महिला यौन उत्पीड़न कमेटी ने मामले की जांच की और 30 दिसंबर 2016 को अपनी में याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्रवाई के लिए जाने की अनुशंसा की। कमेटी की रिपोर्ट पर विभाग ने याचिकाकर्ता अनिवार्य सेवानिवृत्ति किए जाने का निर्णय लिया। विभाग ने याचिकाकर्ता को नोटिस जारी कर पूछा कि क्यों न उसे नौकरी से बर्खास्त किया जाए। याचिकाकर्ता के जवाब में असंतोष जताते हुए 24 अगस्त 2018 को उसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा सुनाई गई। विभाग के इस निर्णय को याचिकाकर्ता ने अदालत के समक्ष चुनौती दी। अदालत ने पाया कि महिला यौन उत्पीड़न कमेटी की रिपोर्ट पर अमल करते हुए विभाग ने याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की है। अदालत ने रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया कि कमेटी ने नियमों का पालन नहीं किया है। अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि कमेटी की ओर से याचिकाकर्ता को सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए था। विभाग ने सिर्फ कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही याचिकाकर्ता को अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा सुनाई है, जो कि नियमानुसार गलत है। अदालत ने नियम 14 का हवाला देते हुए अपने निर्णय में कहा कि विभाग ने इस नियम के तहत दिए गए प्रावधानों का उल्लंघन किया है। हिमाचल हाई कोर्ट तदर्थ सेवा अवधि को सभी सेवा लाभ के लिए गिना जाए। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने तदर्थ सेवा से जुड़े मामले में अहम निर्णय सुना है। अदालत ने तदर्थ सेवा की अवधि को सभी सेवा लाभ के लिए गिने जाने का आदेश दिए हैं। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल्दो के खंडपीठ ने मदन लाल और अन्य की ओर से दायर याचिका को स्वीकार करते हुए निर्णय सुनाया। अदालत ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि तदर्थ सेवा अवधि को सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजना एसबी के लिए नहीं गिना जा सकता। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि तदर्थ सेवा को वरीयता के लिए भी नहीं गिना जा सकता है। मामले के अनुसार 10 वर्ष की तदर्थ सेवा के बाद याचिकाकर्ताओं को जेवीटी के पद पर नियमित किया गया था। हाईकोर्ट की ओर से परसराम के मामले में पारित निर्णय के अनुसार उनकी तदर्थ सेवा को इंक्रीमेंट के लिए गिना गया। यही नहीं, इस तदर्थ सेवा को पेंशन के लिए भी गिना गया, लेकिन विभाग ने इस सेवा को बंचिंग इंक्रीमेंट यानी इकट्ठा लाभ के लिए नहीं गिना। 24 दिसंबर 2010 को राज्य सरकार ने निर्णय लिया था कि तदर्थ सेवा को बंचिंग इंक्रीमेंट के लिए नहीं गिना जाएगा। सरकार के इस निर्णय को अदालत ने खारिज करते हुए कहा कि जब तदर्थ सेवा अवधि को पेंशन और इंक्रीमेंट के लिए गिना जा सकता है तो उसका लाभ बंचिंग इंक्रीमेंट के लिए क्यों नहीं दिया जा सकता। अदालत ने कहा कि कर्मचारी की ओर से सेवा अवधि के दौरान अर्जित की गई इंक्रीमेंट को वेतन निर्धारण के समय गिना जाना चाहिए। अदालत ने शिक्षा विभाग को आदेश दिए हैं कि वह याचिकाकर्ताओं को 6 हफ्ते के भीतर तदर्थ सेवा का लाभ बंचिंग इंक्रीमेंट के लिए दे। विशेषज्ञों की सलाह, कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूरी, कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क। देश में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के सब वेरिएंट BF.7 के मामले आने शुरू हो गए हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि जनवरी माह के अंत तक प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण पीक पर हो सकता है। इसे देखते हुए हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को अभी से सतर्क रहने की सलाह दी है ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा जा सके। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूर करें। इसके अलावा उन्होंने प्रिकॉशनरी डोज नहीं लगाई है, बस समय रहते प्रिकॉशनरी डोज लगवा लें। वहीं कोरोना वायरस से बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अब सैंपलिंग भी बढ़ा दी है। मुख्य सचिव ने आदेश जारी किए हैं कि प्रदेश में रोजाना 1000 से ज्यादा लोगों के सैंपल लिए जाने चाहिए। वहीं प्रदेश में शनिवार को कोरोना वायरस के 5 नए मामले आए हैं। 951 लोगों के सैंपल लिए थे। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या अभी 18 है। शिमला, सिरमौर, मंडी, हमीरपुर में 3 एक्टिव केस है। सोलन जिला में 4 और चंबा व कांगड़ा में 1 एक्टिव केस है। हिमाचल को 42 करोड़ की केंद्रीय सहायता, वर्ष 2022-23 के लिए विशेष सहायता स्कीम के अंतर्गत बजट मंजूर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश को पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत राज्यों को वर्ष 2022-23 में पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता योजना के अंतर्गत 42 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान करने और लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने केंद्रीय सहायता के लिए 84 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं को स्वीकृति के लिए भेजा था। वित्त मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की स्क्रीनिंग कमेटी ने 42 करोड़ रुपए की 3 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि इस परियोजना के अंतर्गत जिला कांगड़ा की पालमपुर तहसील के गांव राख नगरी में सूचना प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया जाएगा। यह क्षेत्र हवाई सेवा और जलवायु की दृष्टि से सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित उद्योगों के लिए पूरक है।
इस परियोजना की कुल लागत 35 करोड़ रुपए है। मुख्यमंत्री ने उद्योग विभाग के अधिकारियों को पार्क का आकार 250 कनाल से बढ़ाकर कम से कम 1000 कनाल करने के निर्देश दिए हैं, ताकि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को विस्तार प्रदान कर स्थानीय युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध हों। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के लिए स्वीकृत 2 अन्य परियोजनाओं के तहत भुड और बद्दी को नए औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। हमीरपुर और बिलासपुर जिला में खाद्य आपूर्ति के भंडारण के लिए 2 नए गोदाम विकसित करने के साथ साथ प्रदेश भर के गोदामों का रखरखाव किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने निदेशक उद्योग राकेश प्रजापति को चयनित स्थानों का दौरा करने और आईटी पार्क स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए भी कहा है। इस आईटी पार्क में सूचना प्रौद्योगिकी और इससे संबंधित क्षेत्रों में प्रदेश के लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। राकेश प्रजापति ने कहा कि आईटी पार्क सूक्ष्म और लघु उद्योगों के विकास में उत्प्रेरक का कार्य करेगा और नई युग की आईटी स्टार्टअप को गति प्रदान करेगा। स्कूल बंद करने पर फैसला जल्द, सीएम ऑफिस पहुंचे शिक्षण संस्थान डिनोटिफाई करने की फाइल। प्रदेश में भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान खोले गए और अपग्रेड किए गए स्कूलों को डिनोटिफाई करने की फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंच गई है। अब सरकार इसमें तय करेगी कि इन स्कूल और कॉलेजों को बंद किया जाएगा या नहीं। इसके लिए 31 दिसंबर को इंतजार किया जा रहा था, जब स्कूलों में ई संवाद कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों का रिजल्ट घोषित हो रहा था। अब ये रिजल्ट जारी हो चुका है और ऐसे में अब सरकार स्कूल और कॉलेजों को डिनोटिफाई करने का फैसला जल्द ले सकती है। बाकी विभागों को बंद किया जा चुका है, लेकिन शिक्षा विभाग के तहत आने वाले स्कूल और कॉलेज पर अभी निर्णय नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री के साथ कुछ शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में प्रदेश के 380 स्कूल और 26 कॉलेजों को डिनोटिफाई किया गया है। इन्हें बंद करने से पहले सरकार 2 पहलुओं को देखेगी। पहला ये कि इन स्कूलों में स्टूडेंट एनरोलमेंट कितनी है और दूसरा ये कि क्या इन स्कूलों को खोलने से पहले आरटीआई यानी राइट टू एजुकेशन अधिनियम की पालना हुई या नहीं। दूसरी ओर कुछ शिक्षक संगठन भी सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। इन शिक्षकों का ये कहना है कि जहां पर यह स्कूल खोले गए हैं वहां पर बच्चों को एडमिशन पूरी है और उन्होंने अपनी मनपसंद के सब्जेक्ट भी ले लिए हैं। ऐसे में यदि वह स्कूल डिनोटिफाई होते हैं तो उसका सीधा असर बच्चों के भविष्य पर पड़ेगा। दूसरा मुद्दा ये है कि इन स्कूलों में 100% स्टाफ भी उपलब्ध है। छात्रों को नए खोले गए स्कूल में एडमिशन दी गई है। वहां पर छात्रों ने साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स में अपने मनपसंद विषय चुने हैं और उसे में वे अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। लेकिन अगर सरकार इन स्कूल और कॉलेजों को बंद करती है तो यह उनके बच्चे कहाँ जाएंगे। दिसंबर में बूंद बूंद को तरस गया प्रदेश, सामान्य से 83% कम बारिश ने चिंता में डाले किसान बागबान। दिसंबर के महीने में प्रदेश बारिश को तरस गया है। गत साल के अंतिम माह में प्रदेश में सिर्फ 6.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो कि सामान्य से 83% कम है। इस साल दिसंबर के महीने में औसत से बेहद कम बारिश ने किसानों को चिंता में डाल दिया। गुरुवार व शुक्रवार को आसमान से कुछ राहत की बौछारें तो बरसी, लेकिन वो काफ़ी मानी जा रही है। प्रदेश के कुछ जिलों में हालात सूखे जैसे बन गई है। जिला बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन और सिरमौर में इस बार बारिश का ग्राफ सामान्य से बहुत नीचे रहा और औसत से 99% तक कम बारिश हुई। जानकारी के अनुसार दिसंबर माह में प्रदेश में सामान्य बारिश का आंकड़ा 38.1 मिलीमीटर रहता है, लेकिन इस साल तो यह 10 मिलीमीटर तक भी नहीं पहुंच पाया। हालात इतने चिंताजनक है कि प्रदेश में सिर्फ 2 जिलों चंबा और कुल्लू में बारिश का आंकड़ा 10 मिलीमीटर से अधिक रहा है। दिसंबर माह में सबसे अधिक 19 मिलीमीटर बारिश जिला चंबा में हुई, लेकिन सामान्य 53.4 मिलीमीटर से 64% कम रही। नाच गाने से नए साल का स्वागत, होटलों के कमरों की रही 100% ऑक्यूपेंसी, पार्किंग में नहीं मिली जगह। राजधानी शिमला के रिज मैदान पर पुराने साल को अलविदा और नए साल के स्वागत के लिए पर्यटकों द्वारा स्थानीय लोगों में काफी उत्साह दिखा। शनिवार देर रात 12:30 बजे तक रिज मैदान पर जश्न का दौर रहा। डीजे की धुन पर पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने जमकर खुशी मनाई। 12 बजे शहर आतिशबाजी से गूंज उठा। स्थानीय लोग व पर्यटकों ने एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दी। नए साल के जश्न के लिए होटलों में विशेष कार्यक्रम आयोजित हुए। सप्ताहांत के चलते इस बार होटलों में कमरों की 100% ऑक्यूपेंसी रही। शाम को पर्यटकों को वाहनों को पार्क करने की जगह नहीं मिली। कुफरी और नारकंडा में शुक्रवार को हल्की बर्फबारी हुई। इसके चलते पर्यटक सुबह ही ऊपरी शिमला की तरफ निकल गए। दोपहर बाद रिजर्व माल रोड पर इतनी भीड़ शुरू हो गई। पुलिस प्रशासन ने सैलानियों की सुरक्षा के लिए शहर में जगह जगह सूचना बोर्ड लगा रखे हैं, जिसमें पार्किंग और अन्य जानकारी का विवरण दिया गया है। शाम 4 बजे शुरू हो गया था जश्न। नए साल का जश्न शनिवार शाम 4 बजे ही शुरू हो गया। हजारों पर्यटकों ने नाचते गाचते खूब धमाल मचाया। कई जगह पर्यटक खुले में जाम छलकाते भी नजर आए। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने पर्यटकों के लिए नए साल की पूर्व संध्या को यादगार बनाने के लिए अपनी चयनित होटलों में विशेष आयोजन किए। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिम स्टार से जुड़ें।